बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, बस यही रिक्वेस्ट और यही मेन है कि अल्लाह ताला ने जो हम पे जो फ़र्ज़ आयद किया है वो हम पूरा करते रहें, और हमारे पास यही है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब जो जो चीज़ें दे, अब आप कलमा तो देखें, जो हम दुनिया में आए तो फिर ही कलमा जो है, अज़ान जो है, इसकी आवाज़ हमारे कानों में आ गई। ये तो अल्लाह का इतना करम है कि पैदा होने के साथ ही हमें कलमा पढ़ा दिया गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है। उसके बाद नमाज जो है, अब भी देखेंगे अब हर एक पे, आप सारों पे, हम सारों पे ये नमाज फ़र्ज़ है। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये भी जब टाइम आए तो ये फ़र्ज़ है। अब हज की अगर बात की जाए तो हो सकता है हज अब भी आप पे फ़र्ज़ ना हो, लेकिन जब ये फ़र्ज़ हो जाए, जब वाजिब हो जाए तो फिर फ़ौरन अदा करना है। और ज़कात, ये ज़कात भी है, इसके लिए भी जो कंडीशंस हैं वो जब पूरी हो जाएं तो फिर लाजमी अदा करना है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, करम करे। तो अब हम जो टॉपिक जो कर रहे हैं वो सेकंड ईयर जो ICS कंप्यूटर साइंस के में डू वाइल लूप जो है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो आउटपुट वाले हैं, एरर्स वाले हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि अब ये हमारी जो ज़िंदगी जो है 50 साल, 60 साल, 100 साल, उसके हवाले से, और आगे जो आखिरत जो है उसका अनलिमिटेड है। तो अब जिसका जितना टाइम है उसके हिसाब से उतनी तवज्जो करनी चाहिए। ज़िंदगी का जितना वक्त है उतनी तवज्जो इस पे की जाए, और जो आखिरत जो है, जो ख़त्म ही नहीं होना, उसके बाद मौत ने आना ही नहीं है, तो फिर हमें आखिरत पे भी उसी टाइम के हवाले से जो है तवज्जो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन जो जहाँ पे हमेशा हमने रहना है उस पे तवज्जो मेन होनी चाहिए ना। अब हमने दुनिया पे तवज्जो कर ली, नेमतें अल्लाह देता है, और अल्लाह ताला ये भी है कि ठीक है, नेमतें जो तुम्हें मिलनी थी वो मिल गई, अब आगे फिर हिसाब दो, अल्लाह करम करे। तो जो वक्त ज़्यादा है तो उस पर तवज्जो करनी चाहिए ना, उस पर आखिरत पे तवज्जो। ठीक है, दुनिया गुजारनी, जितनी ये इम्तिहान है, जितनी देर दुनिया में हम हैं, ये दुनिया गुजारनी है, लेकिन उसके लिए हम कोई चीज़ इकट्ठी करते रहें, अमल करते रहें, ताकि इसका फिर हमें फ़ायदा आगे हो जाए। और दूसरा ये कहते हैं कि जी जिस तरीके से माँ बाप के, जी माँ बाप अल्लाह करम करे को ये भी फरमाते हैं कि जी माँ बाप इसलिए खिदमत करते हैं कि आगे आखिर वक्त में जो है उनको सहारा चाहिए होता है। बिल्कुल गलत फ़िक्र है, ऐसा नहीं होता, माँ बाप इसलिए नहीं करते। अब यही बात करें कि जी अब अल्लाह जो है इसको, अब अल्लाह ताला नेमतें दे रहा है तो उसके रिटर्न में फिर इबादत चाहिए। तो ज़ाहिर है जब माँ बाप की बात ही गलत है, ये हमारी सोच ही गलत है, तो फिर अल्लाह इतनी अल्लाह नेमतें दे रहा है, अल्लाह बेनियाज़ है। और देखें, ये अगर आराम से ठंडे दिमाग से हमें देखें तो हमें अल्लाह का पता चल जाता है कि अल्लाह जो है, ये इसको तो विजुलाइज़ किया ही नहीं जा सकता, हम उस तरफ चलना चाहिए हमें। लेकिन अल्लाह तो है ही वो अल्लाह कि जो हर चीज़ से हमारी कैसे सोच में कोई आ सकता है अल्लाह। अब उसकी जो है, जो इतनी रहमतें हैं, अब वो क्या कहा गया कि जिधर भी देखो तुम्हारी नज़र लौट आएगी लेकिन तुम ख़राबी नहीं पाओगे। अल्लाह का सिस्टम इतना प्यारा सिस्टम है। फूल देखें, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें ग्राफिक्स की अगर आप बात करते हैं तो जो फूल जो है उसके जो ग्राफिक्स, उसके कलर्स, अब उसके अंदर जो एक हमारी जो आँखों को अच्छा लगता है और एक कूलनेस का जो इफ़ेक्ट आता है, किस तरह ठंडा लगता है, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर देता है। इफ़ेक्ट्स ठीक है, जितने मर्ज़ी आप 3D इफ़ेक्ट, 5D इफ़ेक्ट, जितने मर्ज़ी इफ़ेक्ट्स ले आएँ, लेकिन वो अब वो जो खुशबू और देख कर जो अच्छा लगता है वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर या अगर आर्टिफिशियल अगर कोई लगाया जाए वो उस तक पहुँच सकता है। तो देखें तो सही, अल्लाह ताला सूरह रहमान अगर आप पढ़ें तो देखें तो कितनी नेमतें हैं। तो अब देखें, जो अल्लाह इतना हमें देता है तो उसका शुक्र नहीं अदा करना। दुनिया में ज़रा सा कोई ख्याल हमारा कर दे तो हम पीछे पीछे उसके फिरते रहते हैं। तो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जो है वो ये हमें अपना ही फ़ायदा है, हमें ही फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला करम करे और हमारे दिमाग में, दिल में जो है
हमेशा अल्लाह ही रहे, हम उसी को सोचते रहें, उसी तरफ चलें। और इसके लिए भी यह है कि इल्म हासिल करें। जो इल्म की तरफ चला वो जन्नत की तरफ। और कहता है जो जिस तरह जस्तजू करता है, जो अगर मेरी तरफ चलता है, मेरी जस्तजू करता है, तो अल्लाह के करम से अल्लाह कहता है कि वो पा लेता है मुझे। अल्लाह करम करे हमारे दिल दिमाग में हमेशा अल्लाह रसूल ही रहे। अल्लाह करम करे अपने दुनिया में है, वो दुनिया में ही है। तो इसलिए अब ये कंप्यूटर साइंस के लेक्चर आगे पढ़ लेते हैं। जब इंशाअल्लाह ताला होगा तो फिर अल्लाह अल्लाह ही होगा इंशाअल्लाह, कब्र में भी आखिरत में भी। स्टूडेंट ये चैप्टर 12 जो है ये हम कर रहे हैं, और बोर्ड के वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, MCQ आ गए, प्रोग्राम इसमें से आ गया। और फिर आगे जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है। सी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 11 और 12। अब हम डू वाइल टॉपिक में आउटपुट और एरर्स वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये आउटपुट वाला क्वेश्चन ये हमने देखना है, ये देख लें, ये हमारे पास। अब ये देख लें, इसमें NUM एक वेरिएबल बनाया, उसमें 3 स्टोर कर दिया। डू वाइल लूप है तो कंडीशन बाद में आती है, तो नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो डेफिनेटली ये आप रफ वर्क करेंगे। इसका मतलब क्या है कि नम इज़ इक्वल टू नम मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नम का वेरिएबल उसमें 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 जो वैल्यू है नम में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो है ये आप 24 तक इसको चलाते रहेंगे। लेकिन अब जो है नम की जो अगली वैल्यू जो है ना वो है क्या, नम की वैल्यू जो है अगली, जैसे फर्स्ट वैल्यू 3 थी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, ठीक है। अब जो है ये इस तरीके से ये चलता रहेगा 6, फिर 6 को आप पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। जब 24 आया तो फिर ये कंडीशन क्या लगाई हुई है, लेस देन 24, ये हो गई फॉल्स, क्योंकि वो तो 24 है और 24 जो है 24 से छोटा है, फॉल्स हो गया, लूप रुक गया। तो फिर नम के वेरिएबल में क्या वैल्यू है 24, तो 24 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये कहें कि जी अगर ये लूप जो है, ये लूप की कंडीशन 24 है, तो इसका मतलब 3 से 24 ये काफ़ी दफ़ा चलेगा, तो इतनी दफ़ा चल नहीं रहा क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2 के साथ। तो ये इसका जो जंप जो है मल्टीप्लाई होके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये नहीं कि 1 आप इंक्रीज़ करते करते 24 तक पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़रा तवज्जो करें। उसके बाद आगे है कि अब ये कोड ही पूछ लिया, राइट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले वेलकम स्टूडेंट्स 5 टाइम्स यूजिंग डू वाइल। डू वाइल की मदद से ये मैसेज जो है स्ट्रिंग आपने 5 दफ़ा प्रिंट करना है डू वाइल की मदद से। तो डेफिनेटली क्या होता है, हमने ये बात पढ़ी है ना कि पहले वेरिएबल बनाएंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर जो है अब डू वाइल है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर ये जो भी काम करने को कहा गया, प्रिंट करने को कहा गया, ये प्रिंट किया जाएगा। फिर वेरिएबल की वैल्यू आप बढ़ा देंगे और उसके बाद वाइल में आखिर में आप कंडीशन लगा देंगे कि ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कब तक इसको लेके जाना है, कब इसको ख़त्म करना है। तो ये आप फिर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के बाद जो है ये माइंड में रखना है कि डू वाइल की कंडीशन के बाद जो है सेमीकोलन आता है। तो आप ये देख लें, डू फिर ब्रेसेस, फिर ये आपको जो कहा गया है मैसेज वो आपने लिखा, उसके बाद जो है आप वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देंगे, क्लोजिंग ब्रेस आ जाएगा, फिर वाइल लगाएंगे और कंडीशन कि जब ये ख़त्म हो 5 दफ़ा है तो 1 से लेकर 5 दफ़ा 1 लेस दैन इक्वल टू 5, तो ये सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब री राइट का आ गया, 2017 में आया, ठीक है। तो ये री राइट का भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि अभी हमने 2 लूप पढ़े हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप, अभी फॉर लूप रहता है। तो अब ये जो री राइट के अंदर एक लूप का कोड है उसको दूसरे लूप के कोड में, दूसरे कोड में कन्वर्ट करना लूप के, तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब ये देखें कि ये जो भी कोड है उसको हमने कन्वर्ट करना है डू वाइल में।
तो ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। कभी फॉर को वाइल में, वाइल को डू वाइल में, इस तरीके से होता रहता है। अब ये वाइल है, वाइल के अंदर एक कोड लिखा हुआ है, आपने इसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है। तो कोई ऐसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनिशियलाइज़ करना है। ये जो वेरिएबल जो है इसमें 10 स्टोर करवाया है, ये आप पहले लिखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कंडीशन है बड़ी आराम से किया जा सकता है। ये जो कंडीशन है इसकी जगह यहाँ पे ये वाइल और आगे कंडीशन, इसकी जगह डू लिख देंगे और ये सारा कुछ उठा कर ना ये क्लोजिंग ब्रेस के बाद लिख देंगे। ये यहाँ पे डू कर देंगे, इधर जो कुछ लिखा हुआ है वाइल और ये सारा कुछ उठा के ये क्लोजिंग ब्रेस के बाद लिख देंगे। और ज़हन में रखना है कि एंड पे ये पैरेंथेसिस के बाद सेमी कोलन लगाना है। और बाकी ये जो कोड लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आप जो है जो भी इसके अंदर लाइन्स लिखी हुई हैं वो इसके अंदर लिखी रहेंगी, ठीक है। अब ये देख लें, ये वेरिएबल बनाया है वैल्यू, फिर ये डू ब्रेसेस, फिर जो इसके अंदर लाइन्स लिखी हुई हैं वो एज इट इज़ लिख दें, फिर क्लोजिंग ब्रेस वही वाइल और जो लिखा हुआ था वो लिखना है, और एक्स्ट्रा जो है इसके आखिर में जो है सेमी कोलन लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये और है कि वाइल को डू वाइल में कन्वर्ट करें, उसी तरीके से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये जो कोड हमें नज़र आ रहा है, अब ये देखें इसी तरीके से ये जो वेरिएबल है और इनिशियलाइज़ किया गया है ये आप लिखेंगे। जो कुछ भी ये वाइल और आगे ये कंडीशन लिखी हुई है ये इसकी जगह डू लिख देंगे और ये पूरा उठाकर जो है क्लोजिंग ब्रेस के बाद लिख देंगे। बस सेमी कोलन लगाना याद रखना है। ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं एज इट इज़ ब्लॉक के अंदर ही लिख देंगे। ये देख लें, ये ऐसे लिखा, फिर डू उसकी जगह लिखा, ये क्लोजिंग ब्रेस जो अंदर लिखा हो वो एज इट इज़, जो बस को गौर ना करें क्या हो रहा है, बस क्या स्टेटमेंट्स हैं, इसमें इतने कोई गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, ऐसा जो जिसमें री राइट होता है उसमें कोड क्या है और इसकी एग्जीक्यूशन क्या हो रही है, क्या जवाब आएगा, इससे कोई कंसर्न नहीं, बिल्कुल तवज्जो ना करें, बस आप उसको कन्वर्ट करें। जो कुछ भी लिखा हुआ है, कंडीशन क्या है, सही है गलत है, वेरिएबल इनिशियलाइज़ क्या किया, अंदर एग्जीक्यूट करने को क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, इस पर कोई कंसर्न नहीं हमारा, बस आप इसको कन्वर्ट करें। कोई तवज्जो नहीं, कितना टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो बस को कन्वर्ट करना है, जो कुछ भी लिखा है उसको कन्वर्ट करना है। तो आगे कंडीशन लगानी है, वाइल लिखना है, कंडीशन लगानी और सेमी कोलन लगा देना। अब ये फिर और कोड है एक कि राइट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। पहले 10 ऑड नंबर जो हैं डू वाइल की मदद से वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज़ किया, डू की स्टेटमेंट पे ब्लॉक, ये देखें ये तो होना ही है ना। वेरिएबल जो आपने बनाया तो आपने उसको जहाँ सिचुएशन के हवाले से जो आप पे डिपेंड करता है इनिशियलाइज़ कौन सी वैल्यू से करना है, जिसे इनिशियलाइज़ करें, डू लगाएं, ब्रेसेस लगाएं। उसके बाद अब अंदर क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये ऑड है तो अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको चलाया जा सकता है, मुख्तलिफ़ लॉजिक्स हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दी कि अगर इसको रिमाइंडर 2 पे डिवाइड किया जाता है और 0 नहीं बल्कि 1 आता है तो इसका मतलब क्या है, अब इसको प्रिंट कर देना है। किसको प्रिंट करना है, एन को प्रिंट करना है। एन को प्रिंट कर देंगे, अगली लाइन पे लेके जाना है, उसी लाइन पे रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपने उस वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा देना है, ठीक। और यहाँ पर ये हमारा लूप ब्रेसेस आ जाएगी और ये कब तक हम चलाएँगे, 20 तक। पहले 10 है ना तो 20 तक चला दें। और उसके अंदर जो है अगर आपने इवन करना है तो आप ये रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल करके 2 लिख कर 0 लिखते हैं, और अगर ऑड की बात है तो रिमाइंडर ऑपरेटर 2 के साथ करके आप 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब ये आउटपुट क्या है, डू वाइल का कोड है, इसकी आउटपुट। अब ये देख लें, ये हमारे पास कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया, ए स्टोर कर दिया, और अभी देखते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर टाइप जो है कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट किया जा रहा है, सी की वैल्यू क्या है, ए, ठीक है। अब ये देख लें कि इसका आंसर क्या बन रहा है, ए प्रिंट हुआ और C+2। अब ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है और उसमें ये 2 ऐड किया जा रहा है, हमें पता ना कि क्या होगा। ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में कैसे 2, इसका मतलब है कि इंटरनल जो है वो एस्की कोड जो है ऐड होता जा रहा है, लेकिन अब उसको क्योंकि आप %C के फॉर्मेट में प्रिंट करवा रहे हैं तो जो भी ए का एस्की कोड है अगर 2 उसमें ऐड कर दी गए तो उसके बाद 2 ऐड करके एस्की कोड किसका बनेगा, C का ही बनेगा ना। अब वो C का एस्की कोड जो है वो इसमें C में स्टोर हो गया, लेकिन आप इसको प्रिंट करवा रहे हैं %C कैरेक्टर फॉर्मेट में,
तो अब जो जिसका कोड जो है 2 ऐड करके सी का कोड बन गया, एस की कोड, जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो उसने क्या प्रिंट कर सी के बाद एस की कोड में 2 ऐड किया जाएगा तो किसका एस की कोड सी के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ई का, और जब उस परसेंट सी में प्रिंट करेंगे तो ई, और ये लेस दैन इक्वल टू के। देख लें, ये देखें कि कभी उसको ऐड किया जा रहा है और आप उसको लेस दैन इक्वल टू बजाय इसके कि हम यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हम के लिखते जा रहे हैं। के का मतलब क्या है, इसके एस की कोड के साथ ही इसको चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पर आप टिक कर लें, इस पर गौर करना है आपने। तो देखें ए सी ई जी आई के 2 ऐड हो रहे हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इसको ज़रा है इसको टिक करें, यानी इस पर तवज्जो आपने रखनी है। अब आउटपुट क्या होगी, ये फॉलोइंग आगे ये कोड है डू वाइल का। अब यहाँ पे देखें सी जो एक वेरिएबल है 1 स्टोर किया, सी प्रिंट करवा रहे हैं तो उसने 1 ही प्रिंट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर ये क्या है, सी प्लस प्लस। तो अब जो है ये पहले सी को, क्योंकि प्लस प्लस बाद में होना ना, इंक्रीमेंट बाद में होने, पहले सी की वैल्यू को चेक किया जाएगा। तो ये 1 से लेकर 5 तक ही चल रहा है। ठीक है, अब लेकिन आपको पता है कि कंडीशन जो है वो क्या है, उसके बाद कंडीशन चेक की जा रही है। देखें यहाँ पे हुआ इंक्रीमेंट, पहले सी का चेक किया गया, सी की वैल्यू इनिशियल क्या है 1। ठीक है, वाइल, लेकिन उसके बाद सी की वैल्यू बढ़ गई। कंडीशन में सी की वैल्यू चेक करने के बाद सी की वैल्यू बढ़ गई, फिर उसने प्रिंट किया, फिर चेक किया कंडीशन के साथ। इसका मतलब है सपोज 5 की बात करें, इसने 5 प्रिंट किया, 5 के बाद जो हम चेक किया 5 लेस दैन इक्वल टू 5। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन उसके बाद सी की वैल्यू बढ़ गई, सी की वैल्यू होगी 6 होकर फिर लूप में आप आगे 6 प्रिंट कर दिया। और अब आप जब चेक करते हैं तो सी की वैल्यू ना तो 5 से छोटी है ना बराबर है, लेकिन उससे पहले 6 जो है वो प्रिंट हो चुका हुआ है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन, इसको भी टिक ही रखना है आपने। 1 2 3 4 5 6। अब ये मज़ीद आगे कोड्स हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ रखी गई हैं। एक्स वेरिएबल 10, वाई में 4, फिर डू वाई लूप। अब ये देखिए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, इस पर तवज्जो कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जो है 10 थी, वो क्या होगी 8। फिर वाई की वैल्यू जो है ऐड होकर क्या बन गया 4 है, तो 4 ऐड होकर 8 फिर 12 फिर 16, और वाई को चेक किया जा रहा है और एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये 10 के बाद जो 2 माइनस करके उसको प्रिंट किया जा रहा है, तो ये देख लें। अच्छा, उसके बाद ये x+1 भी कर दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे मज़ीद आगे ये हमारे पास ये कोड आ रहा है। अब ये देख लें कि यहाँ पे जब लूप ख़त्म हो भी गया, उसके बाद x की वैल्यू को बढ़ाया गया। अब ये x भी प्रिंट करना है। अब इस पे देखें, अब इस पे तवज्जो हम करते हैं। देखें, पहले x को प्रिंट किया जा रहा है लूप के अंदर, उसकी वैल्यू 2 डिक्रीज़ करके। अब ये कितनी दफ़ा करना है, तो ये देखें पहले ये y के साथ चेक किया जा रहा है ना, y की वैल्यू में 4 ऐड किया जा रहा है, 4 फिर 4 ऐड किया गया 8 ऐड हुआ, तो अभी वो कम ही है। 8 के बाद फिर 4 ऐड किया 12, फिर 4 ऐड किया, ठीक है, फिर 16, लेकिन 16 ऐड होने के बाद जो है 16 में भी कंडीशन तो ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है, ये लूप दोबारा चल गया, फिर 4 ऐड किया गया। इसका मतलब है ये कितनी दफ़ा चला, 4 दफ़ा। 4 फिर ऐड किया 4 8 हो गया, फिर 12 फिर 16, लेकिन अब 16 जो है इक्वल है ना, तो कंडीशन तो ट्रू है, तो दोबारा चलेगा एक दफ़ा और 4 दफ़ा लूप चला। अब 4 दफ़ा जो लूप चला प्रिंट कर क्या रहा है, एक्स की वैल्यू 2 डिक्रीज़ करके प्रिंट करता है, तो 2 डिक्रीज़ करके प्रिंट किया 4 दफ़ा, 8 6 4 2 ये हो गया। अब जो इसकी वैल्यू जो है
वो जब हम करते हैं, ये लूप ख़त्म हो गया, लूप के अंदर x की वैल्यू 8642 प्रिंट होगी। जब लूप ख़त्म हो गया तो x की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया। x की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना जो उसने प्रिंट किया था, उसने उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट की एक वैल्यू इंक्रीज़ करके 3, और ये देखें वो जब 16 था, 16 के इक्वल, तो अभी कंडीशन ट्रू थी, दोबारा लूप में आया था, तो y की वैल्यू में मज़ीद 4 ऐड कर दिया गया था, 20 हो गया था। तो 20 जो है ना तो 16 से छोटा है ना उसके बराबर है, लेकिन y की वैल्यू 20 तो हो चुकी है ना, तो जब y प्रिंट करेंगे तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो ये देख लें। अब ये मे भी इसका चांस कम है क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ लाइन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये जो है फिर भी प्रैक्टिस के लिए इसको टिक रखें, इसको माइंड में आपने रखना है। फिर आउटपुट जो है, आउटपुट के मज़ीद क्वेश्चंस इसको देखते हैं, और तो नहीं, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे c वेरिएबल है, 1 स्टोर किया। अब आप c भी प्रिंट करवा रहे हैं और c को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अगर 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, इस तरह चलता है जाएगा, 4 दफ़ा ये करना है। अब ये देख लें, जब आप प्रिंट कराएंगे हमारे पास ये, क्योंकि ये अगली लाइन पे लेके जा रहा है बैक स्लैश, अगर n नहीं भी है, अगर बैक स्लैश n नहीं लगाया हुआ तो आप एक ही लाइन पे प्रिंट करते जाएंगे, बैक स्लैश n होगा तो अगली लाइन पे आएगा। 1 को 1 से, फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर ये पास बैक स्लैश n है तो ये आउटपुट आएगी, बैक स्लैश n नहीं है तो एक ही लाइन पे आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इस तरह, और ये एक ही लाइन पे आएगा, बैक स्लैश n करेंगे तो ये आउटपुट जिस तरह आपको नज़र आ रही है ये नज़र आएगी। दोनों स्टाइल में आपको ये पता होना चाहिए। बैक स्लैश n जो है उसका मतलब एक के बाद एक लाइन वो अगली लाइन पे प्रिंट होती है, अदरवाइज़ एक ही लाइन पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आप निकालेंगे। अब जो है, अब वो हम अगला टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा फॉर लूप। अब क्योंकि ये भी हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपको इसके मुतालिक जो है हम इसको डिस्कस कर लें। वाइल था तो मैंने आपको वाइट बोर्ड में बताया, डू वाइल था बताया, अब फॉर लूप, क्योंकि इसकी जो लिखने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली दोनों लूप से फ़र्क है। इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। काउंटर लूप का मतलब है कि अगर आपको ये पहले ही पता हो कि ये ब्लॉक जो है कितनी दफ़ा चलाना है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स चलाना है, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर लूप इस्तेमाल किया जाता है। बाकी वाइल और डू वाइल जो है इनको कंडीशनल लूप्स कहा जाता है। कंडीशनल लूप का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तो लूप चलते रहेंगे। अब उसी के अंदर वाइल लूप जो है वो टॉप टेस्टिंग लूप है, कंडीशन पहले है ब्लॉक बाद में। और डू वाइल में क्या है, ब्लॉक पहले है कंडीशन बाद में। और डू वाइल जो लूप जो है वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। हमने जो वर्ड्स पढ़े थे वो कि जी इनिशियलाइज़ किया जाता है वेरिएबल को, कंडीशन चेक की जाती है, फिर ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद वो जो हमारे पास लूप का कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है या डिक्रीज़ किया जाता है। अब फॉर लूप जो है, अब फॉर लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पहले सिंपल वैसे ही करते हैं, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है तो फॉर लूप की मदद से कैसे होगा, और फिर अगर यूनिक एक मैसेज जो है प्रिंट करवाना है तो वो कैसे होगा। इसका लिखने का स्टाइल जो है थोड़ा सा फ़र्क है। पहले अब ये टेक्निकल बात भी बताने लगा। एक तो आपने एक वेरिएबल बनाया, सपोज़ इंटीजर टाइप का n, ये वेरिएबल बना लिया। अब आपने इसको 2 स्टाइल में मैं आपको बताऊँगा, इस बात पे आपने तवज्जो भी करनी। फॉर लूप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर लूप, अब इसके पेरेंथेसिस जो हैं इसके अंदर ही ये सारी बातें इनिशियलाइज़ करना, कंडीशन और इंक्रीमेंट इसी के अंदर लिख देना। आप फ्लो वही ध्यान में रखना है, इनिशियलाइज कंडीशन को चेक किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है वो लिखें जिधर मर्जी। अब यहाँ पे अगर आपने इनिशियलाइज़ किया, अगर मैं ये चला रहा हूँ कि जी 5 दफ़ा ये यूनिक प्रिंट करना है, n = 1, ये इनिशियलाइज, और यहाँ पे आपने कंडीशन भी इसी एक ही लाइन पे लिखेंगे आप, लेकिन इसके लिए सेपरेटर जो है वो है सेमीकोलन। उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे n > 5, ये लिखा आपने, फिर सेपरेटर सेमीकोलन।
उसके बाद आपने वैल्यू जो भी इंक्रीज़ करनी है डिक्रीज़ करनी है वो आप लिखते हैं, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो n प्लस प्लस सपोज हमने लिख दिया। अब लिखने को तो देखें हमने यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया, कंडीशन भी लिख दी, और कंडीशन के बाद हमने इंक्रीमेंट लिखा है। तो एग्जीक्यूशन किधर है? तो एग्जीक्यूशन जो है ये इसका ब्लॉक, अगर एक लाइन है या एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो इस ब्लॉक में ही हम लिखेंगे। अभी हम इनिशियली जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम ये प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट है, और ये यूनिक का वर्ड अगर हम लिख रहे हैं अगली लाइन पे लेके जाना है तो \n कर देंगे। ये हमारे पास ये कोड बन गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि लिखने के हवाले से यहाँ पे ये फॉर लूप का स्टाइल यही थोड़ा सा फ़र्क है। लिखने के हवाले से क्या हुआ इनिशियलाइज की, तो हम तो ऐसे लग रहे हैं कि जिस तरीके से फॉर लूप में जो वाइल लूप में और डू वाइल में क्या था, एक के बाद एक तरतीब में लिखते हैं। इनिशियलाइज आता है, फिर कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद नॉर्मली आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखने के हवाले से ये आपने पहले इसको इनिशियलाइज किया कंडीशन, अब कंडीशन के बाद लिख तो हमने ये दिया ना इंक्रीमेंट, लेकिन स्टूडेंट ये एवेल्युएट नहीं होगा। कंडीशन चेक होने के बाद ब्लॉक ने ही एग्जीक्यूट होना है। वो लिखा हुआ है तो उसके बाद ये नहीं कि जो इसके बाद लिखा हुआ है तो ये कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये इस पर थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। बेशक आपने लिखा हुआ है लेकिन कंडीशन के बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने को कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा और फिर कंडीशन चेक की जाएगी, फिर एग्जीक्यूशन होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक की। इनिशियलाइज तो एक दफ़ा होता है, अगर लिखा भी आपने हुआ है तो इनिशियलाइज सिर्फ एक दफ़ा ही होना है। हमने भी ऐसे ही किया था ना। अगर मैं सपोज आपको चलें समझाने के लिए हम वो दोबारा वाइल लिख लेते हैं। वाइल अगर लिखते हैं तो वाइल में ऐसे था ना, वाइल n इज इक्वल टू 5, उसके बाद आपने प्रिंट किया, ये सपोज आपने यूनिक लिख दिया, \n अगली लाइन पे लेके जा रहे हैं, उसके बाद n की वैल्यू आपने इंक्रीज़ कर दी। अब ये देखें ना, लिखने में तो ये एक बड़ी तरतीब में आ रहा है कि जी इनिशियलाइज हमने वैल्यू रखवाई, इनिशियलाइज हमने नहीं की, और इसकी वैल्यू जो है आप उस लाइन पे कर दें या अगली लाइन पे कर दें, ये आपने इनिशियलाइज कर दी। इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद ये देखें ये फ्लो ऐसे ही लग रहा है, कंडीशन चेक हुई, एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर दोबारा कंडीशन, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। अब सीक्वेंस में लिखा तो माइंड में आ रहा है कि तरतीब में लिखा तो तरतीब में चलता जा रहा है। और यहाँ पर आप ये इनिशियलाइज के बाद कंडीशन है, इसके बाद लिखा तो हमने ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पोर्शन है ना, लेकिन एग्जीक्यूट स्टूडेंट उसी फ्लो में होगा जिस तरह लूप एग्जीक्यूट होते हैं। कंडीशन के बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हवाले से लिखने के हवाले से कोई परेशान नहीं होना, चलेगा उसी स्टाइल में जो हमने वर्ड्स किए थे। इनिशियलाइज किया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है, और ये जो है दोबारा अगर मैं वो कर दूं, इसमें क्या है कि वर्ड्स वैसे ही करने, इनिशियलाइज, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन, और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिस भी एंगल पे आपने करना है, जिस तरीके से भी करना है तो वो किया जाता है। फ्लो ऐसे ही बनेगा लूप का, चाहे जिस तरह लिखा आपने बाद में पहले है होगा ऐसे। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट एक बात और मैं माइंड में आपको बता दूं कि ये कोड एक लिखा हुआ है, इस तरीके से एक और कोड भी आपको बुक्स में मिल सकता है, तो इसलिए वो परेशान नहीं होना, वो सही ही होगा। ये इसको मेन कह रहा हूँ, तवज्जो करनी है। अब ये जो है ये इस तरीके से ऐसे नहीं बल्कि क्या किया, फॉर लूप अब ऐसे लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल सी है, ये हमने कर ली। ये सिर्फ ज़रा सा फ़र्क है तो, लेकिन अब आपने इसको ज़हन में रखना है। ये आप प्रिंट करवा रहे हैं यूनिक, और जो वर्ड जो स्ट्रिंग प्रिंट करने को कह रहे हैं \n। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये फ़र्क है ये और ये आपने ये ऐसे किया। यहाँ पे वेरिएबल ऊपर बनाया आपने, डिक्लेयर किया है, और लूप के अंदर इसको इनिशियलाइज़ किया है। लेकिन इस कोड के अंदर जो है आपने इसके अंदर ही डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज़ भी किया है। दोनों बुक्स में ये, हर बुक्स में आपको ये स्टाइल भी ये स्टाइल भी दोनों एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन आप जो है अगर कहीं पर आपको ये मिल जाए, ये एक्सटेंशन होती है .c है ना हमारी फाइल की एक्सटेंशन, .cpp करेंगे अगर एक्सटेंशन C++ की होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमारी फ़ाइल की एक्सटेंशन .c है तो इस स्टाइल में अगर कोड लिखेंगे तो एरर देगा। तो इसलिए आप कोशिश ही कर लें कि जब भी आप इस स्टाइल में कोड लिख रहे हैं, कहीं पे बुक में देखते हैं, तो बेटर है कि आप क्या कर लें, ये वेरिएबल ऊपर बना लें और ये जिस तरीके से आप ये कर रहे थे ऐसे कर दें। यानी कहीं पर आपको अगर ये INT नज़र आ रहा है, आपने सिर्फ क्या करना है कि ये इसमें अगर C++.cpp एक्सटेंशन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में एक्सटेंशन है ना, कई सेटिंग में ये भी हो जाता है कि किसी स्टूडेंट की हो सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर हो कि जो फाइल वो C की बनाता हो, फाइल न्यू करता हो तो .cpp नज़र आता हो। सेटिंग्स के अंदर इसको चेंज किया जा सकता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। वहाँ पे अगर किसी कोड में अगर इस तरह लिखा हुआ है, यानी ये लाइन नहीं लिखी हुई, ये लाइन नहीं लिखी हुई, ऐसे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल वैलिड है, कोई इसमें ये नहीं कि हम ये कहेंगे ये एरर है, ठीक है। ये अगर .cpp है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप कहीं पर भी आपको इस तरह नज़र आता है और आप कहेंगे सर ये किसी बुक के अंदर, नोट्स के अंदर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है और आपने कहा कि सर ये जो है कोड था मैंने चलाया, वो चल नहीं रहा, एरर आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं? तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसको ये इसके ऊपर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और फिर ये है ये एज इट इज़ ऐसे लिखा रहना, जिस तरह ये लिखा हो, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये टेक्निकल बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लॉजिकली वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। दूसरा जो है जो हम कर रहे थे कि आपने अगर 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है तो उसी तरीके से वेरिएबल, फिर आपने ये लूप के अंदर इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, फिर आप 5 टाइम्स अगर ही प्रिंट करना चाह रहे हैं ये आपने लिख दिया। एक लाइन है वैसे तो ब्लॉक ब्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप जब ये करेंगे तो %d या i और \n और इसी n को आप प्रिंट करवा देंगे तो ये क्या करेगा 1 से लेकर 5 तक आपको प्रिंट कर देगा। तो ये जो है यहाँ पे मैंने अब आपको मैसेज अगर प्रिंट करना हो या वेरिएबल और उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करना हो तो ये आपको मैंने बताया फॉर लूप। अब ये इसका लिखने का स्टाइल जो है थोड़ा सा सीक्वेंस के वाले से वाइल और डू वाइल से फ़र्क है। यहाँ पे बेशक अगर सेम लाइन पे ही लिखा होता है तो लेकिन एग्जीक्यूट उस तरह ही होगा, इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी, एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आगे जब हम कोड में कहीं पे देखेंगे कि वैसे ये कंडीशन जो है ये रिक्वायर है, अगर आप ये करना चाहें तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। ये कोड में हम देख लेंगे कि आपने यहाँ इनिशियलाइज भी इधर कर दिया तो अब ये पहला वाला हिस्सा हमने लिखा ही नहीं है, लेकिन सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन का मतलब है कि पहले पोर्शन में हम कुछ नहीं लिख रहे, कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। उसके बाद ये इधर ये जो लिखा हुआ है आप करने को ये इधर लिख सकते हैं। अब ये देख लें, लेकिन ये फिर स्टाइल ऐसे है, कंडीशन मस्ट है, कंडीशन लाजमी लिखनी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सेमीकोलन ना लगाएं क्योंकि ये दूसरे पोर्शन में कंडीशन बताते हैं ना। तो दूसरे पोर्शन तक जाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि पहले कुछ नहीं लिखा, उसके बाद कंडीशन बताइए और इंक्रीमेंट यहाँ नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये देखें ये किस तरह का बन गया, ये वो सिर्फ वाइल लूप की तरह का नहीं बन गया, बस सेमीकोलन्स है और वो वर्ड जो है वो चेंज है। तो ये जो है हमारे पास कंडीशन लाजमी है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक जो है हमारा जो है आज के लिए इतना काफ़ी है और इसको फिर आगे थ्योरी के हवाले से फिर बुक से और नोट से इसके क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये हमने इसकी वर्किंग भी देख ली ताकि ये नए टॉपिक्स हैं और ये मेन चैप्टर भी है, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस वाइट बोर्ड पे भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी फॉर लूप की प्रॉपर वही डेफिनीशन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।